गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का पैथोलॉजी तक के इस सिलसिले में स्वागत है। मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं हिस्टोपैथोलॉजी का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और टिश्यू प्रोसेसिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस का क्या काम होता है, इस पूरे के बारे में हम लोग इस एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कमेंट का जवाब दूंगा। और हो सकता है अगर छोटी कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं कमेंट में ही आपका क्वेरी क्लियर करूंगा, क्या कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी टिश्यू प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि टिश्यू प्रोसेसिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है। हम लोग बिना टिश्यू प्रोसेसिंग किए रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। सब लोग इस चीज से मतलब हर कोई बोलता है कि आखिर क्यों टाइम लगता है इतना टिश्यू प्रोसेसिंग में, क्यों टाइम लगता है हिस्टोपैथोलॉजी के रिपोर्टिंग में इतना, कि आपको 4 डेज 5 डेज लग जाते हैं एक मिनिमम रिपोर्टिंग में। तो देखिए, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्यों कंपलसरी है। चलिए देखते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग बेसिकली हम लोग ग्रॉस एग्जामिनेशन जो करते हैं, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रॉस एग्जामिनेशन। तो ग्रॉस एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, ग्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग ये बता सकते हैं कि ग्रॉसली टिश्यू में डिजीज है, बट वो किस टाइप का डिजीज है, वो कौन सा डिजीज है, ये नहीं बता पाते हैं। हम लोग इतना बता पाते हैं कि एबनॉर्मलिटीज है, टिश्यू एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। बट हम ये नहीं बता पाते हैं कि डिजीज कौन सा है और किस टाइप की डिजीज है। जैसे अभी हम आप लोग जब कैंसर पढ़े होंगे या कैंसर के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अभी तक 180 टाइप्स के कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। अब उस 180 कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे एक थिन टिश्यू सेक्शन तैयार किया जा सके, जिससे उसको स्टेंड करके उसको एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करा के उसकी मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जा सके, जिससे डिजीज का पता लगाया जा सके। इसी के लिए हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग माइक्रोस्कोपी एनालिसिस ऑफ थिन टिश्यू सेक्शन इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज एंड अल्टीमेटली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। जैसे मैंने अभी बताया था कि टिश्यू के अंदर के डिजीज को पता लगाने के लिए एक थिन टिश्यू स्लाइस की जरूरत होती है, नेसेसरी होती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए और उसका फर्दर स्टडी करने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू वेट टिश्यू डायरेक्टली एंड गिव द डायग्नोसिस। यानी वेट टिश्यू को देख के, गीला टिश्यू को, फ्रेश टिश्यू को देख के हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें टिश्यू प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अब टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इंप्रिग्नेशन। इसी इंप्रिग्नेशन को इनफिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बट एक चीज आज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि टिश्यू जो फिक्सेशन होता है
उसमें जो हम लोग 10% NVF यूज करते हैं या 10% बफर लाइन यूज करते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो टिश्यू ऑटोलाइज नहीं होता। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके पेपर्स में आते हैं कि 10% फॉर्मलिन टिश्यू के अंदर किस टाइप्स का चेंजेस करता है। तो उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज जनरेट करता है। तो इसका सही जो जवाब होता है वो ये है कि टिश्यू के ऊपर, टिश्यू के सेल्स के ऊपर, बेसिकली टिश्यू के ऊपर नहीं, टिश्यू के सेल्स के ऊपर या टिश्यू के न्यूक्लियस के ऊपर, टिश्यू के साइटोप्लाज्म के ऊपर, टिश्यू मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। फॉर्मलिन क्या करता है, तो नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, जिसकी वजह से उस पे कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इंफेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इंफेक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग फिक्सेशन टर्म का यूज करते हैं। अब आफ्टर फिक्सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में 3 स्टेप हुए, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन या इनफिल्ट्रेशन। इसी को इम्प्रेग्नेशन और इनफिल्ट्रेशन दोनों सेम टर्म है, दोनों एक ही टर्म का 2 नाम है। चलिए इसमें हम लोग आगे शुरुआत करते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द फिक्सेटिव आर एक्वस, यानी जितने फिक्सेटिव हैं उसमें से मोस्टली मैक्सिमम जो है वो फ्लेमेबल है। पैराफिन वैक्स यूज फॉर इम्प्रेग्नेशन एंड एम्बेडिंग इज नॉट मिक्सेबल इन वाटर, यानी जो टिश्यू का फिक्सेटिव रिएजेंट यूज किया गया है वो और टिश्यू के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैराफिन वैक्स में और इम्प्रेग्नेशन का जो अदर केमिकल्स यूज होता है, जो अदर रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, उसमें मिक्सेबल नहीं है। यानी ना ही वाटर और फिक्सेटिव रिएजेंट दोनों में ही वैक्स भी मिक्सेबल नहीं है, और दूसरे जो भी यूज किए जाते हैं, जो इंटीग्रेशन के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो सब केमिकल्स मिक्स होने के लिए नहीं हो पाते हैं, नॉट मिक्सेबल। Hence we need to first remove water and fixative from the tissue, यानी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसी वजह से हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टिश्यू के अंदर से फिक्सेटिव रिएजेंट्स को और वाटर लेवल को रिमूव करना होता है। ठीक है, अभी मार्केट में वेरियस टाइप्स के डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट अवेलेबल हैं, जैसे इथेनॉल, मेथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, एसीटोन। बट जो मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स जो है वो आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि एथेनॉल जो है, एथेनॉल सबसे पहले एक चीज होगा कि एथेनॉल जब यूज करते हैं तो हेवी डिहाइड्रेशन की वजह से, रैपिड डिहाइड्रेशन की वजह से टिश्यू की मॉर्फोलॉजीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रैपिड में यूज नहीं कर रूटीन में नहीं यूज कर पाते हैं। बट रैपिड हिस्टोपैथोलॉजी में, जब रैपिड हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है उसमें इथेनॉल का यूज किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल रैपिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। मेथेनॉल भी सेम काम करता है, बट दोनों में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों कॉस्ट इफेक्टिव है और दोनों स्पीडली डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, दोनों डाइल्यूटेड नहीं हो पाते प्रॉपर। ठीक है, इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं वो आइसोप्रोपाइल यूज करते हैं। इसको आइसोप्रोपाइल प्रोपेनॉल को 2-आइसोप्रोपेनॉल भी बोला जाता है। इसका हम लोग एक इंक्रीजिंग लेवल में कंसंट्रेशन यूज करते हैं, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे।
जो बेसिकली 5 to 6 टाइम्स यूज किया जाता है, यानी 60, 70, 80 इंक्रीज करते हुए आप कंसंट्रेटेड तक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप्स यूज कैसे कैसे करते हैं, और डिहाइड्रेशन से पहले एक और भी स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो डिहाइड्रेशन का ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो होता है डिहाइड्रेशन का, जैसे 60% एल्कोहल यूज कर रहे हैं आप, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, उस स्टेप को क्या नाम दिया जाता है? आफ्टर proper fixation the tissue kept in 60% alcohol of minimum 30 to 60 minutes, which help to remove fixative completely from the tissue। अब देखिए इसमें आपको एक चीज मिला होगा कि completely from the tissue किसको, तो सिर्फ फिक्सेटिव की बात हो रही है, यहां वाटर लेवल की बात नहीं हो रही है। यानी 30 to 60 मिनट में हम लोग फिक्सेटिव केमिकल्स को रिमूव करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में आपका वाटर लेवल रिमूव नहीं होता है, उसमें आपका फिक्सेटिव ही रिमूव हो पाता है। ठीक है, अब फिक्सेटिव क्यों रिमूव हो पाता है, अल्कोहल क्यों नहीं, सॉरी वाटर लेवल रिमूव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपने जो फिक्सेटिव यूज किया है वो 10% NVF या 10% बफर्स लाइन आपने यूज किया है, उसमें 10% ही फिक्सेटिव है और 90% वाटर लेवल है। तो और जो फिक्सेटिव है वो फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल है इसका मतलब कि वाटर से हल्का है, हल्का होने की वजह से वाटर के एल्कोहल के साथ जब मिक्सिंग होगा तो सबसे पहले फिक्सेटिव का होगा और फिक्सेटिव पहले रिमूव होगा। इस स्टेप को बोला जाता है रेस्टिंग स्टेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज इन प्रोसेसिंग, यानी ये प्रोसेसिंग का रेस्टिंग स्टेज है एक। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अल्कोहल का यूज किया जाता है, बट हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे जो मैं यूज कर रहा हूं अभी टेक्निकली अगर बताऊं तो मैं जो यूज कर रहा हूं उसमें क्या करता हूं, 5 टाइम्स अल्कोहल। चलो मैं उसके लिए आगे जब टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग क्या होता है? जैसे डिहाइड्रेशन जो हुआ वो आपने डिहाइड्रेशन का मतलब ये समझा कि रिमूवल ऑफ वाटर एंड फिक्सेटिव, वैसे ही क्लियरिंग क्या करता है? तो क्लियरिंग इन एन इंटरमीडिएट स्टेप between dehydration and infiltration with the embedding media। मतलब ये है कि क्लियरिंग एक ऐसा स्टेप है जो डिहाइड्रेशन और एम्बेडिंग मीडिया के या इन्फिल्ट्रेशन मीडिया के बीच में अटैचमेंट पैदा करता है, बाइंडिंग का काम करता है। इसके थ्रू हमारा बाइंडिंग प्रक्रिया जो है वो पूरा हो पाता है। ठीक है, आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑल दोज टिश्यू आर वाटर फ्री, यानी जब हमने डिहाइड्रेशन कर लिया तो टिश्यू के अंदर वाटर नहीं है, वाटर फ्री है। बट infiltration and embedding media cannot be carry out if dehydrating agent and embedding media are we not mixable। यानी जो embedding या infiltration का मीडिया है वो डिहाइड्रेटिंग मीडिया के साथ मिक्सेबल नहीं है। तो इसको अटैचमेंट होगा कैसे? तो उसके लिए अब यूज किया जाता है क्लियरिंग एजेंट। The choice of clearing agent depend upon the temperature of tissue processing used। यानी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं क्लियरिंग एजेंट का, आपका टिश्यू प्रोसेसर कौन सा है उसके बेसिस पे आप क्लियरिंग एजेंट को चूज कर सकते हैं। अब इसमें जो चूज करने का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि आप क्लियरिंग एजेंट अपने मर्जी से चूज कर लेंगे कि चलो ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो इसको चूज कर लिया और
ये कोई बात नहीं है, हार्मफुल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, इसमें आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 स्टेप्स होते हैं, उन तीनों स्टेप्स को समझना होता है। सबसे पहले टेम्परेचर, आपको ऐसा केमिकल यूज करना होता है जो आपके मशीन के टेम्परेचर के हिसाब से प्रॉपर वर्क कर सके। दूसरा, सेफ्टी फैक्टर, यानी जितने भी वहां पे स्टाफ्स हैं, वर्किंग स्टाफ हैं, उनकी सेफ्टी भी देखी जाए कि यानी हम कोई ऐसा केमिकल तो नहीं यूज कर रहे हैं जिससे हमारे स्टाफ्स को प्रॉब्लम हो। मालूम चले 4 दिन स्टाफ ने काम किया फिर बीमार पड़ गए, उनको कुछ कुछ अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। और लास्ट में सब कुछ ध्यान देने के बाद लास्ट जो हमारा मैटर होता है वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी हमें सब कुछ अपने हिसाब से करना होता है, लेकिन एक ऐसा भी बीच का रास्ता निकालना होता है जिससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हो। ठीक है, क्लियरिंग एजेंट में अभी क्या क्या यूज हो सकता है? जाइलिन, टोल्यूइन, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। देखिए इसमें मस्ट बेसिकली सिर्फ 2 ही चीजें ज्यादा जगह यूज होती हैं, जाइलिन और क्लोरोफॉर्म। बट अभी जो नए गाइडलाइंस हैं WHO के, उसमें क्लोरोफॉर्म को भी बैन कर दिया गया है। आपके पास एक ऑप्शन बचा है जाइलिन। बेंजीन जो है वो टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, टेम्परेचर इशू आते हैं बेंजीन के साथ, इसलिए बेंजीन ने वो लोग यूज कर पाते हैं जिनकी मशीन में टेम्परेचर की फैसिलिटीज हो। आप उस मशीन में नहीं यूज कर सकते बेंजीन को जिस मशीन में आपको जाइलिन के अंदर टेम्परेचर नहीं अवेलेबल है। चलिए, प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग। आफ्टर प्रॉपर डिहाइड्रेशन of the tissue, it is immersed in 2 to 3 change of clearing agent, यानी डिहाइड्रेशन करने के बाद 2 to 3 चेंज जाइलिन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, या क्लियरिंग एजेंट कोई भी यूज कर रहे हैं उसमें 2 to 3 चेंज करेंगे। अब 2 to 3 सेम चेंजेस में, इसमें आपने कहीं ये नहीं मेंशन किया कि इंक्रीजिंग लेवल में, डिक्रीजिंग लेवल में। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी क्लियरिंग एजेंट होता है वो डाइल्यूट नहीं होता। आप किसी भी चीज के साथ उसको डाइल्यूट करके यूज नहीं कर सकते, किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप जो भी यूज करोगे, अब 3 क्यों करना है, 2 क्यों करना है? तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज जैसे हमें अच्छे तरीके से याद करने के लिए या अच्छे तरीके से हमारे माइंड में सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं। वैसे ही यहां भी उसके अंदर से डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स को अच्छे तरह से रिमूव करने के लिए हम लोग एक ही केमिकल को बार बार चेंजेज कर रहे हैं, 3 टाइम्स चेंज कर रहे हैं, जिससे उसके अंदर के हाइड्रेटिंग रिएजेंट को प्रॉपर रिमूव कर सकें। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और होता है कि जैसे आपके घर में सभी लोग लगभग देखे होंगे कपड़ा वॉश करते हुए, कपड़ा धोते हुए। उसमें क्या होता है कि आप जब भी कपड़ा वॉश कर रहे होते हो तो उसमें से डिटर्जेंट जो होता है, अगर आप उसको एक बाल्टी में पानी करके रख दो और उसमें पूरे दिन छोड़ दो तो उसमें से डिटर्जेंट प्रॉपर नहीं निकलेगा। जबकि आपको क्या करना पड़ता है, आपको 2 टाइम्स वाटर को चेंज करके अलग अलग पानी में उसको वॉश करना होता है, तब जाके। तो सेम चीज यहां भी है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 to 3 टाइम्स ऑफ क्लियरिंग रिएजेंट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन क्या है, तो इम्प्रेग्नेशन जो होता है, इससे आपको एक वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि इम्प्रेग्नेशन यानी किसी भी चीज में
इनप्लांट करना, इनप्रेग्नेट करना, या जो पहला वर्ड है इनफिल्ट्रेशन, यानी उसके अंदर किसी चीज को फिल्टर कर देना। ठीक है, तो इसमें आप किसको फिल्टर कर रहे हो? आपने जो क्लियरिंग रिएजेंट का यूज किया था जाइलिन का, उसको रिमूव करके उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन या इम्प्रेग्नेशन के रिएजेंट को आप फीड कर रहे हो, इनफिल्ट्रेट कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप क्या यूज करते हो? पैराफिन वैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोसेस। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसर। टिश्यू प्रोसेसर कितने टाइप्स के होते हैं? तो टिश्यू प्रोसेसर बेसिकली 2 टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं। कौन कौन सा? टिश्यू ट्रांसफर टिश्यू प्रोसेसर और रिएजेंट ट्रांसफर टिश्यू प्रोसेसर। टिश्यू ट्रांसफर जो टिश्यू प्रोसेसर होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है डीप एंड डंक टिश्यू प्रोसेसर। कई जगह आप लोगों को बुक में मिलेगा डीप एंड डंक टिश्यू टाइप प्रोसेसर। ठीक है, और रिएजेंट जो ट्रांसफर टिश्यू प्रोसेसर होता है इनको भी बोला जाता है इनक्लोज टिश्यू प्रोसेसर। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टिश्यू ट्रांसफर प्रोसेसर। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो टिश्यू ट्रांसफर टिश्यू प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। इसमें कैसे कैसे यूज कर रहे हैं? तो फर्स्ट अल्कोहल 1 आवर, उसके बाद 2 to 7 तक, 2 से लेके 7 नंबर तक हम लोग डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स का यूज करते हैं। कैसे कैसे? 70% 1 आवर, 80% 1 आवर, 90% 1.5 आवर, 95% 1.5 आवर, एब्सोल्यूट अल्कोहल 1.5 आवर and acetone 1 hour. Then xylene 3 changes, each xylene 1 hour. Then 2 changes of paraffin wax, each paraffin wax is 1.5 hour. टोटल 14 आवर का टिश्यू प्रोसेसिंग आपका प्रोसेस होगा। बट आप इसको आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कैसे ओपन होता है और आपके पास किस टाइप्स के टिश्यू ज्यादा प्रोसेस होते हैं। क्योंकि आपके पास अगर फैटी टिश्यू ज्यादा प्रोसेस हो रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन पे टाइमिंग ज्यादा देना होगा या आपको सेपरेट करके चलाना होगा। आप टिश्यू प्रोसेसिंग जब करेंगे तो फैटी टिश्यू को अलग प्रोसेस करेंगे और नॉर्मल टिश्यू को अलग प्रोसेस करेंगे। क्योंकि फैटी टिश्यू में क्या होता है, वो उसमें ऑयल का जो मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेट प्रॉपर नहीं हो पाता है। पहले फिक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, फिक्सेशन में ज्यादा टाइम लगता है, अगेन फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन में भी प्रॉब्लम आता है। इसलिए आपके पास किस टाइप्स के टिश्यू ज्यादा हैं ये आपको ध्यान देना होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस टिश्यू प्रोसेसिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें।